नमस्कार, मैं धनंजय कुमार द नागरिक में आपका स्वागत है। अमेरिका में भी कुछ सब गड़बड़ी चल रही है। कल देखिए हम लोग प्रोग्राम किए या पूरा हंगामा मचा रहा देश भर में H1B वीजा को लेकर के कि 88 लाख रुपया पर ईयर लगेगा, रिन्यू करना पड़ेगा रिन्यूअल के लिए। अब कह रही है अमेरिकी सरकार या ट्रंप सरकार कहिए कि नहीं, एक बार देना पड़ेगा, दोबारा नहीं देना है। 6 साल, क्योंकि 3 3 से 6 साल का होता था, 6 साल लगातार देना पड़ेगा हर साल। जबकि पहले था कि एक बार दिया है तो मैक्सिमम 6 लाख रुपया लगता था। फिर दूसरा सेकंड टर्म जो होता था, 3 साल का एक टर्म होता था, उसमें 6 लाख से दूसरे टर्म में भी 6 लाख। लेकिन इन्होंने कहा था कल की 88 लाख रुपया पर ईयर लगेगा रिन्यूअल चार्ज, और आज से लागू हो जाएगा। लेकिन अब सरकार कह रही है, ट्रंप सरकार ने भेजा है कि व्हाइट हाउस के प्रेस सेक्रेटरी हैं कैरोलिन लेविट, उन्होंने एक्स पर लिखा कि H1B वीजा से जुड़ी जानकारी 88 लाख रुपए फीस सालाना नहीं लगेगी, यह वन टाइम फीस है जो सिर्फ एप्लीकेशन देते समय लगेगी। एक तो ये, दूसरा ये क्लियर किया गया कि जो पुराने वीजा होल्डर्स है या रिन्यूअल है या 21 सितंबर, मतलब आज से पहले 21 सितंबर से पहले अप्लाई करने वालों के लिए नियमों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। यानी जो पहले से वहां रह रहे हैं, जिन्होंने रिन्यू कराया है, जिन्होंने 21 तारीख से पहले एप्लीकेशन किया है, उनके साथ कोई बदलाव नहीं है। ये क्लियरिटी अब ला के दी है। और ये भी है, कल जब ये हुआ तो भारी हंगामा मच गया, और जो जो कंपनियां हैं, जिन कंपनियों ने एम्प्लॉय किया है भारतीयों को या दूसरे देश के लोगों को, चाइनीज भी उसमें से है, उन सब लोगों ने जो है अफरा तफरी बच गया, और सब ने कहा कि आप अपने अपने कर्मचारियों को कहा कि अब जल्दी से 21 तारीख से पहले आप पहुंच जाइए, 21 तारीख से पहले पहुंच जाइए। लेकिन अब कहा है कि नहीं, ऐसी कोई जरूरी नहीं है, आप आराम से आइए, और जो पहले से जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है या पहले से जो है, उनके साथ कोई गड़बड़ी नहीं होगी, उनके साथ कोई नहीं किया जाए। अब बताइए ये क्या है? आप राष्ट्रपति हो यार, अमेरिका जैसे देश के, अमेरिका की इतनी प्रतिष्ठा है पूरी दुनिया में। ठीक है कि अमेरिका कई तरह की गड़बड़ियां करता है और पूंजीवादी देश है, लेकिन बड़ी प्रतिष्ठा है अमेरिका के राष्ट्रपतियों की। अमेरिका के संविधान की बड़ी चर्चा होती है, अमेरिका के राष्ट्रपतियों को पढ़ाया जाता है अलग अलग यूनिवर्सिटीज में पूरी दुनिया में, ये लोकतंत्र के लिए कितना बड़ा काम किया। वैसे में एक राष्ट्रपति आते हैं ट्रंप, जो क्या करते हैं उनको ही नहीं पता। आज सुबह भी 1 घंटे के बाद कुछ, 2 घंटे के बाद कुछ, तो इसको ये कहिए कि ये प्रतिष्ठा को जो है तार तार कर दिया, अमेरिकी राष्ट्रपति की जो गरिमा थी उसको चौपट कर दिया। इसीलिए कहा जाता है कि आप प्रधानमंत्री या कोई वरिष्ठ पद है, जो राष्ट्रपति का पद है या जो ताकतवर पद है, जो देश की, जिससे नीति निर्धारित होती है, एक तरह से कहिए रिप्रेजेंटेटिव होता है सरकार का या देश का, वो मेंटली करेक्ट लोगों को चुना है, वो सही लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को लाया जाए। मूर्खों को, अनपढ़ों को, व्यापारियों को लेके आइएगा तो क्या हालत होगी वो आप देख रहे हैं। तो वही हो रहा है, अमेरिका के लोग भी झेल रहे हैं। अब देखिए बीबीसी लिख रहा है कि वहां के जो अखबार है, ये अमेरिकी अखबार है वॉल स्ट्रीट जर्नल, उसने लिखा है कि ट्रंप प्रशासन की इमिग्रेशन सिस्टम को बदलने की कोशिश से इस हफ्ते चिंता और भ्रम की लहर दौड़ गई, क्योंकि कर्मचारी और एम्प्लॉयर रविवार की तय डेडलाइन से पहले प्रतिक्रिया देने के लिए भाग दौड़ करने लगे। रिपोर्ट में उसने लिखा कि अमेजन, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और अन्य कंपनियों ने H1B वीजा धारकों को देश छोड़ने से बचने की चेतावनी दी, और विदेश में काम कर रहे कर्मचारियों से कहा कि वे शनिवार तक अमेरिका लौट आए, क्योंकि बाद में दोबारा प्रवेश मुश्किल हो जाएगा। और उसके बाद ढेर सारे कर्मचारियों ने, ढेर सारे लोगों ने, जो उनका ये था, हवाई टिकट था लौटने का, कहीं जाने था का, वो सब कैंसिल कराया लोगों ने। इतनी अफरा तफरी मच गई है अमेरिका के भीतर। और उसके बाद देखिए कि एक और अखबार है वहाँ का, चर्चित अखबार, उसने क्या कहा वो भी मैं आपको बताता हूँ। और देखिए ये कह रहे हैं, वॉशिंगटन पोस्ट है, उसकी वेबसाइट की एक रिपोर्ट में कहा गया कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की घोषणा के अनुसार नए H1B वीजा के आवेदकों पर $1 लाख फीस लगाने से कंपनियां उलझ गई और अस्थायी श्रमिकों में चिंता बढ़ गई। रिपोर्ट के मुताबिक कई इमिग्रेशन एक्सपर्ट और कॉर्पोरेट अधिकारियों ने आदेश की अस्पष्ट शब्दावली पर चिंता जताई, जिसके बाद कंपनियों ने H1B वीजा धारकों को अपनी यात्रा योजनाएं तुरंत सीमित कर देने की चेतावनी दी।
वॉशिंगटन पोस्ट ने आगे लिखा कि कई कंपनियां डर गई थी कि अगर मौजूदा वीजा धारक $1 लाख फीस नहीं देंगे तो उन्हें देश में प्रवेश की अनुमति नहीं मिलेगी। राष्ट्रपति जो बाइडेन के समय जो यूएस सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज के डायरेक्टर के वरिष्ठ सलाहकार डग रैंड, उनका बयान रिपोर्ट में है और उसमें कहा है कि मुझे उम्मीद है कि ये कदम कोर्ट में चुनौती झेलेगा और लगभग निश्चित रूप से पलट दिया जाएगा। वॉशिंगटन पोस्ट ने लिखा कि अगर ये नियम कायम रहता तो इससे वैध इमिग्रेशन के लिए एक अहम रास्ता बंद हो जाएगा। और एक और चिंता है लोगों को कि जो आज जो जिस तरह का एआई का जमाना है, तो एआई में टॉप टैलेंट की संख्या सीमित है और उनमें से कुछ विदेशी मूल के। चैम्बर ऑफ प्रोसेस के संस्थापक एडम कोवाचेविक ने कहा कि मेरा मानना है कि इसका मतलब होगा कि हम चीन के खिलाफ एआई की जंग एक हाथ पीछे बांधकर लड़ रहे होंगे। तो अमेरिका में भी बड़ी भारी इसकी प्रतिक्रिया हो रही है और लोग बड़े निंदा कर रहे हैं इसकी। और वो साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि आप जिस तरीके से एक और मैं आज रिपोर्ट पढ़ रहा था, फेसबुक पे एक साथी ने लिखी है रिपोर्ट, मैं देखता हूँ अगर है, बड़ी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है और उस पर भी बात की जानी चाहिए। मैं आपको दिखाता हूँ वो क्या रिपोर्ट है। वो लिखी है वो रिपोर्ट, एक साथी है प्रवीण झा। प्रवीण झा जी ने लिखी है कि हम सऊदी अरब से तेल मंगाते हैं, जापान से गाड़ियां, कोरिया से टेलीविजन, स्कॉटलैंड से विस्की, लेकिन आपको मालूम है कि हम भारत से कौन सी बेशकीमती चीज मंगाते हैं? हम मंगाते हैं वहां के लोग। दुनिया के सबसे दिमागी और परिश्रमी इंजीनियर तो भारत से आते हैं, यह अमेरिकी टीवी पत्रकार ने अपने कार्यक्रम में कहा था। और ये लिख रहे हैं प्रवीण झा जी की मैं मुंबई के आईआईटी कैंपस कई बार गया, वहां मेरे वहां बाद में वहां से मेरे अनुज पढ़े तो छात्रावास में भी रहा। पहली बार मैं अपने मेडिकल कॉलेज की तरफ से उनके वार्षिक उत्सव में गया था, जो मूड इंडिगो कहलाता है। मुझे एक औचक प्रश्नोत्तरी में मंच पर बुलाया गया और माइक थमाकर पूछा गया कि ऐसा गीत गाइए जो दिलीप कुमार पर फिल्माया गया हो और मुकेश ने गाया हो। मैंने गाया सुहाना सफर ये मौसम हसी। भारत के इन आईआईटी का सफर यूं तो सुहाना था, लेकिन इनके बनने का मौसम तो शीत युद्ध का था। तकनीकी दुनिया में कदम बढ़ाते इस देश पर अमेरिका और सोवियत दोनों की नजर थी। जैसे ही खड़गपुर में पहला आईआईटी बना और भारत कंप्यूटर और परमाणु ऊर्जा की दिशा में बढ़ने लगा, दोनों ही महाशक्तियां मैदान में आ गई। और ये देखिए पूरा इसमें बड़ा अच्छा लिखा है कि किस तरह से आईआईटी और के लिए तैयार किए गए यहाँ सारा। और इसमें यह है कि सबसे पहले सोवियत संघ ने भारत के साथ दिसंबर 1958 में एक करारनामा बनाया, जिसके कुछ अंश यहाँ प्रस्तुत कर रहा हूँ। उन्होंने लिखा कि सोवियत सरकार ने यह निर्णय लिया कि हम भारत सरकार को 1959-60 के लिए निःशुल्क उपहार स्वरूप 30 लाख रूबल देंगे, जो वहाँ की मुद्रा है, जिसे आईआईटी बॉम्बे की भौतिकी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, रेडियो एवं टेलीविजन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, जियोडेसी आदि विभागों का निर्माण किया जाएगा। हम सोवियत सरकार के खर्च पर अंग्रेजी बोलने वाले 64 प्रोफेसर भी यहाँ भेजेंगे। तो और सोवियत पाठ्यक्रम पुस्तकों का अंग्रेजी अनुवाद विद्यार्थियों को निःशुल्क दिया जाएगा। इस करारनामे के अंतर्गत भारत यह वादा करेगी कि प्रति वर्ष अपने 50 विशेषज्ञों को सोवियत यूनियन भेजेगी, जहां उन्हें अंग्रेजी माध्यम में प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण पूरा करने के बाद भारत में शैक्षणिक और तकनीकी सेवाएं दे सकते हैं। इस तरह सोवियत यूनियन की मदद से भारत का दूसरा आईआईटी 1968 में, क्षमा करेंगे, आईआईटी 1958 में बनकर तैयार हुआ। यह अमेरिकी खेमे के लिए बुरी खबर थी और भारत के वाणिज्य केंद्र मुंबई में सोवियत ने तकनीकी छावनी बना दी। वो आगे लिखते हैं कि नेहरू जो भारत को गुटनिरपेक्ष कहते थे, उन पर अमेरिकी खेमे से यह नैतिक दबाव बनने लगा कि वो सोवियत के साथ एक तरफा समझौता नहीं कर सकते। अगले ही वर्ष बर्लिन में एक और करारनामा बना। पश्चिम जर्मनी, जो अमेरिकी खेमे की थी, ने दिल्ली में आईआईटी बनाने का प्रस्ताव रखा। दिल्ली चूंकि राजधानी थी और वहां यह संस्थान सोवियत के नहले पर टहला होता, सोवियत यूनियन जिसने अभी मुंबई पैसे भेजने ही शुरू किए थे, वह दिल्ली में यह हरगिज नहीं होनी थी। भाग्यवश उस वक्त विकराल रूप से ले रहे द्रविड़ आंदोलन ने नेहरू की कुछ मदद की। उन्होंने जर्मनी को इस बात के लिए राजी कर लिया कि वर्तमान राजनीतिक स्थिति में अगर हम ऐसा कोई संस्थान बनाए तो वह तमिलनाडु में ही बने। खड़गपुर और मुंबई के बाद अगर कोई उचित स्थान है तो मद्रास है। आखिर जर्मनी की मदद से 1959 में मद्रास आईआईटी बनकर तैयार हो गया। वहां सोवियत की तरह ही जर्मनी से विशेषज्ञ प्रशिक्षक आए और जर्मन पाठ्यक्रम का अनुवाद किया गया। देखा जाए तो शीत युद्ध के बदौलत
आनन फानन में भारत को लगभग मुफ्त में 2 बड़े तकनीकी संस्थान मिल गए। और ये प्रवीण कुमार झा की एक पुस्तक है सिलिकॉन की चिड़िया, उसका ये अंश उन्होंने लिखा। तो ये देखिए किस तरह से हमारे यहाँ आईआईटी का निर्माण हुआ, किस तरह से सोवियत संघ और जर्मनी ने सहयोग किया, और किस तरह से यहाँ के टैलेंट, बौद्धिक क्षमता के जो लोग थे उस जमाने में भी यहाँ से ले गए, और आज भी जरूरत है भारत की। और भारत की आईआईटी और भारत के आईआईएम जो है बेहद प्रतिष्ठित संस्थान है। बीजेपी सरकार में लगातार ये कहा जा रहा है कि हमने इतने खोल दिए, हमने इतने खोल दिए, लेकिन उनकी हैसियत क्या कर दी गई है, ये सबसे इम्पोर्टेंट। नंबर तो आपने बढ़ा दिए, लेकिन नंबर बढ़ाने के बाद जो वहाँ पढ़ाई है उसका स्तर क्या है। वहाँ जिस तरह से धर्म की राजनीति वहाँ की गई है और घटिया राजनीति की गई है, अपने अपने लोगों को ठूंसा गया है, ज्यादातर उन पाखंडियों को भरा गया है जिनका विज्ञान से संबंध नहीं, और उसका असर जो है हमारे टैलेंट पे हो रहा है। अभी कल भी देखिए चर्चा आ रही थी कि किस तरह से वहाँ कम पैसे में लोग काम करने के लिए तैयार हो जाए, और ये तमाम चीजें भारत को किस तरह से नुकसान पहुंचा रही है। और देखिए सरकार का इसीलिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि सरकार जो मुखिया है वो कितना समझदार है, क्योंकि निर्णय वही लेता है। निर्णय नेहरू का जो नॉन अलाइनमेंट था उसका कितना फायदा शीत युद्ध में मिला, इससे ये समझा जा सकता है कि एक तरफ सोवियत यूनियन बना रहा है, दूसरा अमेरिकी खेमा भी परेशान है कि हमको इस तरह से करना है, आपके यहाँ इंटरफेयर करना है, ये इंडस्ट्री, ये कॉलेज खड़े करने हैं। और फिर उस समय जो है चेन्नई में किस लिए बनाया गया कि वो चेन्नई जो है उस वहाँ आंदोलन चल रहा था, द्रविड़ आंदोलन, और बड़ा तनाव वाला था, हिंदी विरोध था, तमाम था, लेकिन उन्होंने नेहरू ने उसको मणिपुर की तरह छोड़ नहीं दिया। चेन्नई में उन्होंने वो चीजें की कि किस तरह से ये दबाया जाए, और तुरंत उस पर काम हुआ, नेहरू ने किया। नतीजा हुआ कि उस तरह की स्थिति नहीं बनी जिस तरह से आज चेन्नई मणिपुर में स्थिति है। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री किस तरह से काम करते हैं ये हम सबको पता है। अब मैं यहाँ से चलता हूँ लेकर के आपको बिहार। बिहार में फिर से एक बार चर्चा है कि नरेंद्र मोदी जी को गाली दी गई और बड़ा हंगामा मचा हुआ वहाँ। और कि तेजस्वी की जो बिहार अधिकार यात्रा है उसमें महुआ में जो सभा हो गई थी, हुई थी, उसमें कहा गया कि किसी ने नरेंद्र मोदी जी को गाली दी। और इसको लेकर के जो बिहार के नेता हैं बीजेपी के, वो एग्रेसिव मूड में है। और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा, इन दोनों ने जो है तेजस्वी पे जमकर निशाना साधा और कहा कि ये लोग जो है हमारे अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करते रहते हैं और ये लोकतंत्र के लिए शर्मनाक है। लालू परिवार लोकतंत्र के लिए काला अध्याय बन चुका है। तो ये तमाम तरीके से वो फिर से एक तरह से कहा जा सकता है। हालांकि देखिए राजद ने कहा है कि हम ऐसी कोई पार्टी नहीं है और जिसने भी किया उस पर कार्रवाई की जाए, क्योंकि वो वीडियो जब वायरल हो गया वीडियो, तो उसके जो विधायक है वहाँ के राजद के मुकेश रोशन, उन्होंने कहा कि ये वीडियो एडिटेड है और इसे झूठा और भ्रामक करार दिया। उन्होंने कहा कि जो वीडियो फैलाया जा रहा है उसमें तेजस्वी यादव के भाषण की आवाज तक नहीं है और ऑडियो को जोड़ तोड़ कर फैलाया जा रहा है। और ये कहा है राजद ने कि हम ऐसी चीजें नहीं करते हैं, लेकिन इस तरह की राजनीति करने में बीजेपी माहिर है। जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी को गाली दी गई वाले राजनीति जो है की गई थी उस समय, जो राहुल गांधी जब वहां यात्रा कर रहे थे दरभंगा में कहा गया कि मंच से गाली दी गई, ये तमाम प्रचारित किया गया और उसको मुद्दा बनाने का प्रयास किया गया। नरेंद्र मोदी जी की माँ को गाली दी गई, माँ की गाली दी गई, इसको जो मुद्दा बनाया गया, वो मुद्दा हालांकि वहां पर फ्लॉप हो गया, किसी ने मुद्दा माना नहीं और उसके बाद दोबारा ये करने का प्रयास किया जा रहा है। इससे पता चलता है कि बीजेपी के पास मुद्दे नहीं, क्योंकि जो डेवलपमेंट का मुद्दा है वो नीतीश कुमार ने अपने पास लिया हुआ और तमाम तरीके के डेवलपमेंट वो कर रहे हैं या घोषणाएं कर रहे हैं, या जिसको कहिए फ्री वीज अब खाली कर दिया है कि आप ये दिया जा रहा है, उधर दिया जा रहा है, उधर दिया जा रहा है, हर तरफ पैसे बांटे जा रहे हैं, उसको फ्री दिया जा रहा है, उसको सैलरी बढ़ाई जा रही है, तमाम चीजें कर रहे हैं। नीतीश कुमार अपने दम निर्णय ले रहे हैं, सरकार निर्णय ले रही है चुनाव से पहले। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव लगातार दावे कर रहे हैं और विकास की राजनीति की बात कर रहे हैं, वो शिक्षा पे बात कर रहे हैं, वो स्वास्थ्य पे बात कर रहे हैं, नौकरियों पे बात कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी लेकर के वही झुंझुना बजाता है। अब ये इससे पता लगता है, देखिए राष्ट्रीय राजनीति भी किस तरह से यहाँ से चेंज हो सकती है कि राष्ट्रीय राजनीति में जिस तरह से बीजेपी अभी भी हिंदू मुसलमान और तमाम करने में लगी हुई है, बिहार में ये नहीं चल रहा। और बिहार में बीजेपी की सबसे बड़ी बेचैनी है, नीतीश कुमार ने भी जो किया है उसमें भी हिंदू मुस्लिम राजनीति नहीं होने दे रहे हैं।
जो तेजस्वी है वो हिंदू मुस्लिम राजनीति पे बात ही नहीं कर रहे हैं, वो सीधा बात कर रहे हैं, कलम की बात पे बात कर रहे हैं, स्वास्थ्य पे बात कर रहे हैं, शिक्षा पे बात कर रहे हैं, रोजगार की बात कर रहे हैं। इवन प्रशांत किशोर भी जिस तरह से बात कर रहे हैं उसमें लगातार वो शिक्षा को लेकर के बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि बिहार जो है एजुकेशन का हब बने, क्योंकि बिहार में टैलेंट की कमी नहीं है, बिहार में शिक्षा को ही उद्यम बनाया जा सकता है, शिक्षा को ही सबसे आगे ले जाया जा सकता है। और बाकायदा एक वीडियो में देख रहा था जिसमें उन्होंने कहा कि हमारे पास इंडस्ट्री लगाने के लिए चीजें नहीं है, हमारे पास जमीन कम है, हम सीमेंट की फैक्ट्री यहाँ नहीं लगा सकते। आपको जब पता होगा सीमेंट की फैक्ट्री नवादा में अडानी साहब लगाने जा रहे हैं, उनके लिए भारी जमीन उनको दी गई है। फिर पीरपैंती में भागलपुर में जो है वो पावर प्लांट लगा रहे हैं, उसके लिए जमीन दी जा रही है। लेकिन वो बड़ा सही, मैं भी इस बात का सहमत हूँ कि बिहार में आप इंडस्ट्रियलाइजेशन उस तरह से नहीं कर सकते, बिहार को आप हब बना सकते हो। और बड़ा अच्छा कहा प्रशांत किशोर ने, मैं तारीफ करूंगा इस बात के लिए कि प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार के बच्चे देश के अलग अलग यूनिवर्सिटीज में पढ़ने जाते हैं, टेक्निकल पढ़ाई के लिए जाते हैं, सामान्य पढ़ाई के लिए दिल्ली जाना पड़ता है, चेन्नई जाते हैं, अहमदाबाद जाते हैं, हैदराबाद जाते हैं और दूसरे देश के अलग अलग हिस्सों में जाते हैं और विदेश भी जाते हैं बिहार के लोग पढ़ने वाले। लेकिन वही लोग अगर बिहार को अगर हब बनाया जाए तो दुनिया के लोग यहाँ आ सकते हैं पढ़ाई करने। ये बड़ी अच्छी बात है। हालांकि नीतीश कुमार ने इस पर भी काम किया है लेकिन वो सफिशियंट नहीं है और बड़ा कॉस्टली है। सरकार पब्लिक प्राइवेट इसमें जो होता है वो उसमें चीजें होती तो है लेकिन बड़ी गड़बड़ करती है, गडमट होती है। लेकिन सरकार की अगर भूमिका होती कि सरकार हर हाल में सबसे पहले आप बनाइए, यूनिवर्सिटीज बनाइए, अच्छी पढ़ाई की व्यवस्था कीजिए। लेकिन 11 साल से इस देश में क्या चल रहा है? शिक्षण संस्थानों को जो सबसे बढ़िया संस्थान माना जाता था जेएनयू, उसको कंडोम की फैक्ट्री बना दी। कहा कि वहाँ सुबह जाइए तो बोरे बोरे भर के कंडोम मिलते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में अभी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद वाले जीत के आए हैं, वो क्या कह रहे हैं, क्या करेंगे? आपको पता है अखिल विद्यार्थी परिषद वाले हो, बीजेपी वाले हो, आरएसएस वाले हो, हिंदू मुसलमान के अलावा उनको कुछ नहीं आता। खाली वो जो है हिंदू धर्म की स्थापना करेंगे, इसी पे बात करते रहेंगे। लेकिन देश को आगे बढ़ाना है, प्रदेश को आगे बढ़ाना है तो शिक्षा और स्वास्थ्य पे सबसे ज्यादा ध्यान देना है। और बिहार में ये संभावना, मैं एक और बात अक्सर कहता हूँ कि फूड प्रोसेसिंग यूनिट बिहार में लगाए जाने की जरूरत है और वो ब्लॉक लेवल पे लगाए जाने की जरूरत है, लेकिन इस पर कोई काम नहीं हुआ। लंबे समय तक रामविलास पासवान इसके मिनिस्टर रहे और दूसरे मंत्री रहे, बिहार के ज्यादातर रहे, लेकिन कोई काम नहीं हुआ बिहार में। क्या बिहार सरकार ने भी उस तरह से कोई काम नहीं किया कि फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाया जाए? चूंकि आप अनाज उगाते हो, आपके पास खेती उपजाऊ जमीन है, आपके पास बिहार में दो चीज के पास है, पानी है, उपजाऊ जमीन है और मेहनत कश लोग। तो इसको बनाने के लिए आपको क्या करना था? आपको करना था इंडस्ट्री ऐसी लगाती जो फूड प्रोसेसिंग यूनिट इंडस्ट्री में डिब्बा बंद, वो चाहे आलू का चिप्स बनाना हो, चाहे वो जूस बनाना हो। अब उसके लिए क्या अडानी साहब जाते हैं या फलाना साहब जाते हैं, वहां जो लीची की खेती होती है उसको ये करते हैं। जैसे हिमाचल प्रदेश में जाइए, अडानी साहब गए हुए सब सेब खरीद रहे हैं, वो सेब का बिजनेस कर रहे हैं। इसके जगह पे बिहारी किसानों को उसका लाभ मिल सकता था, बिहारी टैलेंट जो है उनको वहां लाभ मिल सकता था, लेकिन उस पर सरकार ने कोई काम नहीं किया। नीतीश कुमार ने 20 साल में कुछ नहीं किया इस दिशा में। और प्रशांत किशोर इस बात की चर्चा कर रहे हैं तो मुझे खुशी होती है। तेजस्वी जिस तरह से चर्चा कर रहे हैं उससे खुशी होती है कि वो कलम बांटने की बात कर रहे हैं। बीजेपी की घटिया राजनीति वैसे ही जारी, इनके सारे नेता जो है वैसे ही मूढ़मती है, जिनको बोलने नहीं आता ढंग से, र अड़ नहीं बोल पाते हैं, घोड़ा ही बोलेंगे या घोड़ा बोलना है पता नहीं चलता है, ऐसे नेता भरे हुए हैं। स बोलना है या स बोलना है ये पता नहीं चलता, ऐसे नेता भरे हुए हैं। और इधर टीका लगा लेंगे, इधर टीक लगा लेंगे और वो बकवास करेंगे। तो बिहार को बीजेपी ने भी मूर्ख नेताओं की फैक्ट्री बना रखा है। और मोदी जी जाते हैं, अमित शाह जाते हैं तो वही मूर्खतापूर्ण वहां बातें बिहार में जाके करते हैं, वही हिंदू मुसलमान करते हैं, वही घुसपैठिया की बात करते हैं। किधर घुसपैठिया है, कौन घुसपैठिया है, कहाँ घुसपैठिया, पकड़ा क्यों नहीं? कल भी मैंने इस पर बात की थी और ये बड़ी चिंता की बात है। बिहार में ये कोई मुद्दा नहीं है, हर आदमी गाली दे रहा है कि ये कहां से लेके आता है। केवल वही इनके साथ खड़े हैं, बीजेपी के साथ, जो घटिया सोच रखते हैं, जिनके दिमाग में भरा हुआ हिंदू मुसलमान, जिनके दिमाग में भरा हुआ है ब्राह्मण पनिया और शूद्र, उनके अलावा कोई नहीं। लेकिन बिहार में 35 सालों में कुछ हो ना हो, लेकिन एक सबसे बड़ा चेंज आया है कि राजनैतिक तौर पे अवेयर हुए लोग, वहां अस्पताल ढूंढ रहे हैं, वहां एक कॉलेज ढूंढ रहे हैं, वहां बच्चों को पढ़ा रहे हैं लोग, वहां इसलिए ढेर सारे, अब जाइएगा कोई मोहल्ला नहीं है जहां पान की दुकान आपको कम मिलेगी बिहार में, लेकिन कोचिंग इंस्टीट्यूट उससे ज्यादा है बिहार में, भरे हुए हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट। 5.5 लाख 4 लाख जो शिक्षकों की बहाली हुई उसने बहुत कुछ बदला है।
और इससे पता लगता है कि कितना, और ये क्यों बदला, क्योंकि तेजस्वी का पूरा फोकस जो है शिक्षा और हेल्थ को लेकर। ये बिहार का बदलाव, और ये बदलाव अगर पूरे देश में जिस दिन लागू होगा उस दिन खास हो जाएगा। प्रमोद जिंदल कह रहे हैं प्रशांत किशोर शायद विश्वसनीय नहीं है, खासतौर पर इंडिया गठबंधन के लिए। नहीं, देखिए वो अलग इशू, कौन विश्वसनीय है, राजनीतिक उनकी खेल उनका क्या है, वो अलग खेल। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ जो फोकस कर रहा है, जो मुद्दे उछाल रहा है, जो एजेंडा तय कर रहे हैं लोग, वो एजेंडा तय कर रहे हैं, वो हिंदू मुसलमान बिहार में एजेंडा नहीं, मैं बार बार कर रहा हूँ, वहाँ घुसपैठिया भी एजेंडा नहीं है, उनको वहाँ एसआईआर बुरी तरह से बीजेपी के खिलाफ गया है, और सब लोगों को लगता है कि राहुल गांधी ने जो कहा है वो करेक्ट किया है। एसआईआर एक बड़ा मुद्दा है, एसआईआर को आपने जो है वोट चोरी का माध्यम बनाया है। अब कहा जा रहा है कि अब जो है वो एक और प्रदेश में लागू कर दिया, छत्तीसगढ़ में लागू कर दिया ऐसा, एसआईआर वहां होना शुरू हो गया। कल एक साथी हमारे बता रहे थे। तो ये बीजेपी के जो घटिया राजनीति है वो एक्सपोज हो। वो नरेंद्र मोदी कितना भी बकवास करें, कितना भी प्रवचन दे कोई बाबा बैठ करके, बिहार में उसका असर है नहीं। अभी हालांकि धीरेन्द्र शास्त्री भी वहाँ यात्रा करने वाला है, वहाँ वो अभी मुक्तेश्वरानंद भी जा रहे हैं, अपने खड़ा कर रहे हैं, बीजेपी बकवास करेगी, उनके नेता जाकर के बोलेंगे प्रधानमंत्री से तमाम, घुसपैठिया के अलावा उनके पास कोई मुद्दा नहीं। कि दिन रात घुसपैठिया, दिन रात घुसपैठिया, दिन रात हिंदू मुसलमान, दिन रात राजपूत बनिया मुसहर तेली यही करते रहे। और ये आरक्षण को कैसे बर्बाद करें, तमाम चीज कैसे करें। लेकिन वहां पे एक अभी भी एक जो बेहतर मुझे संभावना दिखाई पड़ती है कि नीतीश में अभी भी जिनका भरोसा, जो एनडीए में है उनका भरोसा बीजेपी से नहीं है, नीतीश में ज्यादा भरोसा है। और जो तेजस्वी के तरफ आके खड़े हुए हैं वहां भी भरोसा बढ़ा है। और अगर सत्ता शिफ्ट होती है, मान लिया कि सत्ता बनी रहती है तो नीतीश कुमार के साथ है, सत्ता शिफ्ट होती है तो तेजस्वी के साथ है, तो सत्ता शिफ्ट होने की संभावना मुझे ज्यादा दिखती है, और उसमें लगता है कि तेजस्वी चीफ मिनिस्टर हो सकते हैं। और बार बार मैं कह रहा हूँ कि तेजस्वी अगर चीफ मिनिस्टर बनते हैं तो पुरानी स्थिति नहीं आएगी। अभी मीडिया में खूब हंगामा चल रहा है इस बात को लेकर के कि तेजस्वी के घर में महाभारत, अभी तेज प्रताप को निकाला गया, अब रोहिणी आचार्य किनारे कर दी गई है, और तेजस्वी अपनी मुट्ठी में ले रहे हैं पूरे इसको, पिता की विरासत को। संजय यादव को विलन बताया जा रहा है कि संजय यादव जो है वो घर में झगड़ा करा रहे हैं। संजय यादव उनके सलाहकार माने जाते हैं तेजस्वी यादव के, और लगातार ये मीडिया में प्रचार किया जाए, खास करके जो गटर मीडिया है वो तो खूब उसको उठा रहा है, क्योंकि उसको मजा आ रहा है, उसको लग रहा है कि तेजस्वी के बारे में इस तरह से बोलने से तेजस्वी बदनाम हो जाएगा कि अरे ये तो अपने बाप का नहीं हुआ, अपनी बहन का नहीं हुआ, अपने भाई का नहीं हुआ, तो तुम्हारे प्रदेश का क्या होगा। ये इसी तरह की घटिया राजनीति चलाते हैं बीजेपी वाले, और यही घटिया राजनीति जो है वो गटर मीडिया चला रहा है। लेकिन हकीकत ये है कि ये बात, मैं एक और देख रहा था, संजय यादव का एक सुन रहा था कि संजय यादव ने इस पर बड़ा ध्यान दिया कि कैसे मुद्दे बदले जाए। और खास करके मैं बताऊं, जिक्र करूंगा, आप सब लोग देख रहे हैं इस बात को, कि ये जो अभी जो बीजेपी से जिस तरह से भिड़े हुए हैं प्रवक्ता आरजेडी के, वो कांग्रेस के प्रवक्ता से भी आगे चल रहे हैं। और जिस तरह से वो रगेदती है लड़कियां हिंदी में अंग्रेजी में, प्रियंका भारती देखिए, वो हिंदी हो कि अंग्रेजी हो, कितना इतना बिंदास, इतना जबरदस्त तरीके से बोलती है, उसका बढ़िया प्रोनाउंसिएशन है, इतनी जबरदस्त समझदारी है। कंचन यादव को देख लीजिए, वो जो प्रवक्ताओं की एक मंडली खड़ी की है आरजेडी की तरफ से, वो संजय यादव का क्रिएशन कहा जाता है। और उस प्रवक्ताओं की मंडली ने दहशत फैला दिया है गटर मीडिया में। वो कांग्रेस पार्टी के लोग दहशत नहीं फैला पाए, वो राजद के प्रवक्ताओं ने दहशत फैला कि हर मुद्दे पे जिस तरह से भिड़ते हैं और जिस तरह से बखिया उधेड़ देते हैं। राजकुमार भाटी का मुझे नाम याद आता है, राजकुमार भाटी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है, क्या कमाल तरीके से बखिया उधेड़ते हैं। और इसकी वजह से अब देखिए कांग्रेस ने भी वैसे लोगों को प्रवक्ता के तौर पर प्रेजेंट करना शुरू किया है चैनलों में, खास करके गटर मीडिया में, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो प्रोफेसर है, चाहे वो रतन लाल हो, चाहे वो रविचंद्रन हो, या और लोग, उसने भी किया है। लेकिन जिस तरह से भिड़ते हैं राजद के लोग, अद्भुत है, मैं बड़ा प्रभावित हूँ। और ये संजय यादव ने परिवर्तन किया है, और वो मुद्दे पे बात कर रहा है, वो झोल झपाटे में नहीं जाते, क्योंकि कांग्रेस के लोग भी ज्यादातर जो है उनमें संघी है, उनको भी समझ में नहीं आता किस तरह से बात करनी। वो उसी तरह के अपब्रिंगिंग, उस तरह से तैयार नहीं किया गया, उस तरह के लोगों को लाया नहीं गया जो सामाजिक न्याय पे बड़ी अच्छी बहस कर सके। सामाजिक न्याय पे जब बात होनी होती तो चुप्पी साध वो लड़ नहीं पाते। रतनलाल जी से बड़ा अच्छा बोलते हैं कि तुम जब सामाजिक न्याय की बात करते समय कांग्रेस को गाली देने लगते हो, लेकिन अगर कांग्रेस नहीं होती, नेहरू नहीं होते, तो क्या संविधान लागू होता? नेहरू नहीं होते तो क्या जमींदारी प्रथा का खात्मा होता? इंदिरा नहीं होती तो क्या बैंकों का राष्ट्रीयकरण होता? इतने जो सरकारी स्कूल कॉलेज बने जहां से हम सब पढ़ के आए हैं, क्या पढ़ पाते वो?
अगर मनुस्मृति लागू होता तो बड़ा सही। और वो बड़ा अच्छा एक और लाइन बोलते हैं कि बीजेपी के साथ अगर आपका भाई भी खड़ा हो तो मैं कहूंगा आप उसके खिलाफ प्रचार कीजिए, क्योंकि देश बर्बाद कर देगा। रतनलाल अक्सर ये बोलते हैं। तो जो बिहार में चल रहा है वो मुझे संभावना दिखाई देती है कि बिहार देश की राजनीति को बदलने जा रहा है फिर से। 1977 में जो हुआ था, या कहिए 1975 के बाद जो हुआ था, संपूर्ण क्रांति हालांकि हो नहीं पाई। वो क्रांति उलझ गई और उन्हीं संघियों के बीच में जाकर के फंस गई, जिनका मकसद था, मोरारजी देसाई का क्या मकसद था? एक सूत्री कार्यक्रम था उस आदमी का कि मैं किस तरह से प्रधानमंत्री बनूं। जवाहरलाल नेहरू के डेथ के बाद भी वो प्रधानमंत्री बनना चाह रहे थे। लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु के बाद वो प्रधानमंत्री बनना चाह रहे थे, और फाइनली जीत करके जो है प्रधानमंत्री बने वो जेपी के समय। नहीं तो जेपी तो प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे जगजीवन राम को। जगजीवन राम प्रधानमंत्री बनते तो शायद देश की तस्वीर कुछ और होती, लेकिन निशाने पाकिस्तान लिया उस आदमी ने। बड़ी लंबी कहानी है, मैं किसी दिन और कहानी सुनाऊंगा ही। जिस तरह से निशाने पाकिस्तान मिला, पाकिस्तान ने दो निशाने पाकिस्तान, एक दिलीप साहब को दिया था और एक जो है इनको दिया था, और कहा गया कि बहुत नुकसान पहुंचाया था जियाउल हक को फोन करके कि रॉ आप ये कर रहे हो, आप वो कर रहे हो, और हमें सब जानकारी है। और कहते हैं कि रॉ के कई सारे जो हमारे अधिकारी हैं मार दिए गए उसके बाद। और क्या किया है मुरारजी देसाई ने, वो इतिहास में ढूंढिएगा तब कुछ समझ में आएगा। हालांकि उनका भी जीवन जो है बड़ा, एक तरह से कहिए कि ईमानदार जीवन रहा, ईमानदारी बरती, कहीं उस तरह से घूसपैठियों क्या कहते हैं, घूस लेने में या गलत तरह की चीजों में करने में नहीं था। हाँ, लेकिन एक सेंट्रिक थे कि मुझे प्रधानमंत्री बनना है। तमाम तरीके के झगड़े हुए, वो अपनी जगह है। लेकिन यहाँ तो पूरी की पूरी जो उसके बाद जो राजनीति हुई 77 के बाद, जो सत्ता आई और 3 साल में सत्ता बदल गई, सबको प्रधानमंत्री बनना था, सब अपनी अपनी व्यक्तिगत आकांक्षाओं को लेकर के दौड़ने लगे। अब जो है वो चीजें, आज वो चीजें अलग हो गई है। और सामाजिक न्याय एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, और सामाजिक न्याय की जमीन बिहार है। एक सामाजिक न्याय की जगह देखिए तमिलनाडु। तमिलनाडु में जिस तरह से सरकारें चलती है, आज तमिलनाडु सबसे बेहतर स्टेट माना जाता है। नॉर्थ में तो कोई ऐसा स्टेट नहीं। कल मैं देख रहा था एक और, आपने लोगों ने भी देखा होगा कि किस तरह से केरल जो है, केरल एक ऐसा स्टेट हिंदुस्तान का है जो अमेरिका से आगे है ह्यूमन इंडेक्स में। चाहे वो मृत्यु दर हो बच्चों की, चाहे वो शिक्षा का स्तर हो, अमेरिका से आगे है केरल तमाम चीजों। और उसके लिए बता रहे थे लोग, लिख रहे हैं कि किस तरह से वहां सरकारें चली। वहां अभी भी घुसपैठ नहीं है संघियों की, और वो लगातार कोशिश कर रहे हैं किस तरह से घुस जाए ताकि फिर वहां गटर फैला दिया जाए। तमिलनाडु, गुजरात इतना विकसित राष्ट्र, विकसित प्रदेश है, लेकिन वहां का इंडेक्स आप जाके देखिए तो आपको समझ में आएगा कितनी गरीबी है, कितनी जहालत, क्या हालत है वहाँ। और अब तो और जब अमेरिका के साथ रिश्ते खराब हुए हैं, निर्यात पे आप पाबंदी लगी है, या कहिए निर्यात पे 50% का जो टैरिफ लगा, उसमें पूरा हीरा और कॉटन इंडस्ट्री को इतना बड़ा झटका लगेगा कि पूछिए मत। तो तमाम चीजें, तो ये अवेयरनेस जो बिहार में है, चुनाव बहुत टफ है। और जो गटर मीडिया जो बोलता है उस पर मत जाइए। गटर मीडिया गटर फैला रहा है, और इससे बचने की जरूरत। उसका एक सूत्री कार्यक्रम है कि किस तरीके से महागठबंधन में फसाद ये खड़ा कर दिया जाए, जबकि बहुत सही तरीके से वो लोग चल रहे हैं। माले वाले हों या कांग्रेस वाले हों, ये सब कांग्रेस लगातार इसमें लगी हुई है कि किस तरीके से ऐसा बनाया जाए गठबंधन जिसमें मैक्सिमम जीत हासिल हो। तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे, इस पर किसी को विवाद नहीं, तमाम नेता कह रहे हैं। क्लियरिटी नहीं है अभी, अभी बैठ के पहले तय तो कर देंगे। और इस बार तेजस्वी, हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव अपने तरीके से चीजों को, इस बार लालू प्रसाद यादव की अपनी तरीके की चीजें वो नहीं चले, क्योंकि लालू प्रसाद जी अगर उस तरह से अपनी चीजें चलाएंगे तो दिक्कत होगी। बिहार को कैसे बदला जाए, असल सवाल ये है। राहुल गांधी भी इस पर सोच रहे हैं कि कैसे स्वास्थ्य, शिक्षा और हेल्थ को लेकर के काम किया जाए। तेजस्वी भी सोच रहे हैं। नीतीश कुमार को भी उस दिशा में मदद मिलती दिखाई, तो अगर उनके भी पार्टी के लोग हैं तो वो मंदिर मस्जिद और भक्ति भजन में नहीं जाने वाले। अब गौर कीजिएगा, जो ये धीरेन्द्र शास्त्री जाता है और तमाम जाता है, उसमें आरजेडी या जेडीयू के लोग नहीं, वो कांग्रेस के लोग नहीं, वो लोग सब जो है बीजेपी का रहेगा। वो मनोज तिवारी कार चला रहा होगा, वो पैर छू रहा होगा, वो फलाना सांसद पार पाँव पकड़ रहा होगा, ये सब यही ढोंग करते रहते हैं। और बिहार में ये लोगों को पता चल गया है। गरीब है बिहार, लेकिन ढोंगियों से, ढोंग में बिलीव नहीं करता है बिहार।
और ढोंग नहीं चल रहा है, इसलिए बीजेपी की वहां जड़ जम नहीं रही है। नहीं तो कब का नीतीश कुमार को निपटा देती है, 2020 में निपटा चुके थे नीतीश कुमार, और आज भी नीतीश कुमार कर रहा है। ये कल बड़ा अच्छा मैं पढ़ रहा था, एक ने लिखा कि पलटू राम बोलते हैं नीतीश को, लेकिन सबसे बड़ा पलटू राम तो ये दोनों है, मोदी और अमित शाह। कल बोल रहे थे नीतीश कुमार का डीएनए खराब है, नीतीश कुमार का प्रवेश नहीं है, तमाम बोल रहे थे, लेकिन वही नीतीश कुमार के अब चरण पखार रहा है। नीतीश जी हैं, नीतीश जी के नेतृत्व में है, तमाम बोल रहे हैं, मोदी जी के नेतृत्व में क्यों नहीं बोल रहे। तो ये सारी चीजें फातिमा खान कह रही हैं कि धीरे धीरे तमिलनाडु महाराष्ट्र से भी आगे निकलने की कोशिश, निकला हुआ निकल चुका है, वो आगे है। आप उस अगर सोशल इंडेक्स में जाइएगा, सोशल जस्टिस वाले इंडेक्स में बहुत आगे है वो। और ये महाराष्ट्र और गुजरात की स्थिति लगातार खराब हो रही है, और उसकी वजह यही है कि जितना जहां जहां इनकी जड़, इसे यूपी को बर्बाद कर दिया है इन्होंने। वो गीत गाते रहे, अभी कह रहे हैं कि जो है जो सोशल मीडिया पे गलत चीजें प्रसारित करेगा उस पर मुकदमा हो जाएगा। अरे तुम सब पे मुकदमा कर दो यार, तुम्हारे पास पुलिस है, तुम्हारे पास तंत्र है, कर दो मुकदमा। तुम खुद क्या करते रहे, खाली बकवास किया है, 2017 से अब तक क्या किया, खाली बकवास किया, खाली घटिया भाषण दिया, खाली हिंदू मुसलमान किया, गालियां दी हैं लोगों को, कभी यादव किया, कभी मुसलमान किया, कभी कुछ और किया, उसके अलावा क्या किया, जातिवाद फैलाया है, धर्म का पाखंड फैलाया। जो लड़के पढ़ाई कर रहे हैं, जो लड़के कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, उसके लिए उत्तर प्रदेश में क्या जगह है, लाठियां उनके साथ बेईमानी है। जो कीर्तन कर रहा है, मस्जिद के आगे नाच रहा है, जो कावड़ लेके जा रहा है, उसके लिए फूल बरसा रहा है। इससे तुम्हारा सोच पता चलता है कि तुम कहाँ सोच रहे हो। तुम यही कर सकते हो, लोगों को जेल में बंद कर सकते हो। जेल में चाहे पुलिस को लगा करके जेल में बंद करो या किसी बाबा को लगा करके बंद करो, तुम्हारा चरित्र ही है जेल में बंद कर देना। या तो धार्मिक गुलामी करो, करवाओ लोगों को कि गुलाम बना दो सबको, सब अपना माथा सोचना छोड़ दे। इसलिए जब वहां से बोलता है उत्तर प्रदेश से कि ये जो स्त्रियां हैं जो एक बच्चा पैदा करती है वो नागिन है और स्त्रियां खिलखिलाती हैं, एक स्त्री एक बच्चा पैदा करने वाली नागिन है, जिसने नहीं पैदा किया वो समाज की या धर्म ने उसको सजा दी है, भगवान ने सजा दी है, बांझ है वो। इस तरह की जो भाषा बोलने वाले लोग वही सब सजा चीजें लेकर के आते हैं। लेकिन अब देश उस दिशा में जाने वाला नहीं। आप बेवकूफ बना करके कुछ दिन शासन कर दोगे, 10 साल और कर लोगे, लेकिन इसके बाद जब यहाँ से भगाए जाओगे, तो हमारे साथी ने कल बड़ा सही कहा था, सुमित वाली ने या पंकज वर्मा ने, कि आखिरी पिंडदान होगा। अब पिंडदान इस देश में हो जाए। आप सबका बहुत बहुत आभार, हम मिलते हैं फिर। आज संडे है और शाम 5 बजे ही कार्यक्रम करते हैं, शाम 5 बजे आपसे मुलाकात होगी।